जले में घी और कटे में नमक डालने का काम करना चाहते हैं। क्या एक परिवार संविधान से बड़ा? ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। दंगे आंच में वोट की फसल आपके लोग पकाने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। जब औरंगजेब असम में आया, लासित ने उनको अतिथि जैसा ज्ञान नहीं किया, तो इसीलिए केजरीवाल जी जब आप झूठ बोलने यहाँ आया था तो हमें आपको क्यों गेज हिसाब से स्वीकार करना था? द ग्रेट पॉलिटिकल वॉर 2024। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। ये राजनीतिक महाभारत है जो बिहार से लेकर गुजरात तक, बंगाल से लेकर 7 समंदर पार तक छिड़ी हुई है। आज 4 बजे में आपको 4 बड़ी खबरों पर पूरा अपडेट देने वाली हूं मैं। क्या ये बात सोचने वाली नहीं है कि राहुल गांधी ने अपील और उसकी सुनवाई के लिए आखिरकार 3 मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस पार्टी की पूरी फौज लेकर सूरत जाने की तैयारी क्यों की? आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या अपील की लड़ाई में भी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई? दूसरी और बड़ी खबर वो बिहार से सामने आई है। बिहार में हिंसा के साए में जीने को मजबूर हैं लोग। सियासतदानों को 2024 में बहस करनी है। गृह मंत्री ने जब उल्टा लटका कर दंगाइयों को सीधा करने की बात कही तो फिर चाहे जेडीयू हो या आरजेडी, मतलब महागठबंधन के दोनों सत्ताधारी दल, दोनों कह रहे हैं ये मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां मतलब बिहार में नीतीश मॉडल है। अब भाई मॉडल तो चाहे जो हो, आप हिंसा रोकिए ना, दंगा रोकिए, उपद्रवियों पर सख्त सजा और कार्रवाई कीजिए। तीसरी खबर जिसकी आज बात करने वाले हैं, केजरीवाल और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच चल रहे शब्द बाण की होगी। और चौथी बड़ी खबर में बताऊंगी आपको कैसे विदेश मंत्री के भी निशाने पर राहुल गांधी आ गए और उसी बहाने उन्होंने पश्चिम के मुल्क को भी चेता डाला। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और वो बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर है। राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। राहुल गांधी को अदालत से ये राहत मिली है। सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई। देखिए, राहुल गांधी की तरफ से 2 अलग अलग अर्जियां, इस पर अलग अलग अर्जी पर तारीख सजा के खिलाफ 3 मई को सुनवाई, सजा पर रोक की अर्जी पर 13 अप्रैल को सुनवाई। तो ये पूरा मामला साफ हो चुका है। अब फिलहाल बड़ी खबर यह कि राहुल गांधी की सजा को लेकर जमानत मिल गई है उनको, लेकिन जो राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है उसको लेकर अब सुनवाई के लिए तारीख 13 अप्रैल की तय की गई है, क्योंकि जब तक कन्विक्शन पर स्टे नहीं तब तक दोबारा से संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ नहीं होगा। फिलहाल आज कोर्ट में क्या हुआ, इसी पर और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, बताइए विस्तार से जरा, आज अदालत में क्या हुआ? रोमाना, बेहद ज्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत कम वक्त लगा। राहुल गांधी जो है वो एयरपोर्ट से सीधा कोर्ट परिसर आए और उससे पहले उनकी टीम के द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा चुकी थी। राहुल गांधी की तरफ से आज 2 एप्लीकेशन मूव किए गए थे। एक जो सेंटेंस उन्हें सुनाया गया था उस पर स्टे के लिए, जिसमें उन्हें स्टे मिल गया और जिसे सरल भाषा में कहें तो उन्हें रेगुलर बेल मिल गई। वहीं दूसरी एप्लीकेशन थी जो कन्विक्शन यानी जो दोष उन पर साबित हुआ है, दोषी करार दिए गए हैं वो, उस पर स्टे की, उस पर रोक की। उस मामले में अगली तारीख दी गई है 13 अप्रैल को अगली उस मामले में सुनवाई होनी है। दूसरा जो पक्ष होता है उससे भी कोर्ट पूछता है कि कन्विक्शन पर स्टे मांगा गया है, आपको क्या कहना है, और इसके बाद दोनों ही पक्षों की दलील के बाद कोर्ट जो है वो किसी नतीजे तक पहुंचता है। तो फिलहाल आज राहुल गांधी के लिए एक राहत की बात ये रही कि उन्हें बेल मिल गई, रेगुलर बेल मिल गई, लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात जो उनकी लोकसभा सदस्यता के लिए है वो है कन्विक्शन पर स्टे लगना। ये बड़ी जानकारी जो जैनेंद्र यहां पर दे रहे हैं। देखिए, जो सीजेएम कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी ना, तो सजा को लेकर तो जमानत मिल गई है, लेकिन संसद सदस्यता बहाली के लिए जरूरत इस बात की है कि जो राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था तो वो दोष पर स्थगन मिले, उस पर कन्विक्शन पर स्टे मिले, या फिर अदालत जो है वो राहुल गांधी को निर्दोष करार दे दे। तो अभी इसको लेकर अगली सुनवाई जो है वो 13 अप्रैल को होगी। सबके बीच जरा देख लीजिए,
टाइमलाइन केस से सजा तक क्या कुछ हुआ है। 11 अप्रैल 2019 की वो तारीख थी जब बेंगलुरु की रैली में राहुल गांधी ने वो बयान दिया था, विवादित बयान मोदी सरनेम वाला। इसके बाद क्या हुआ, अगली तारीख ले आइए जल्दी से, 13 अप्रैल 2019 की तारीख, जब बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से इस पूरे मामले में शिकायत लिखवाई गई और यहीं से ये मामला अदालत की तरफ आगे बढ़ा। 6 मई 2019 गुजरात के सूरत कोर्ट में ये मामला पहुंच गया। इसके बाद 16 जुलाई 2019, 10 दिसंबर 2019, 29 अक्टूबर 2021 ये राहुल की कोर्ट में पेशी की तारीखें हैं। इन 3 तारीखों में राहुल की कोर्ट में पेशी और फिर आ गई तारीख 23 मार्च 2023 वाली, जिस दिन सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और न सिर्फ दोषी करार दिया बल्कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुना दी। 2 साल जिन धाराओं के तहत राहुल को दोषी करार दिया गया था, उन धाराओं में जो अधिकतम सजा का प्रावधान है वो 2 साल ही है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ा। इस सब के बीच आप देख लीजिए राहुल की अपील फिलहाल क्या है। पहले तो ये कि एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ये एक राहुल की तरफ से अपील लगाई गई, मतलब रेगुलर बेल का आवेदन जिसके मिलने की संभावना होती है, जो मिल गई है राहुल गांधी को, मतलब उनको जमानत मिल गई है, ठीक है। और दूसरा मामला जो है एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं। इस मामले पर सुनवाई जो है अब वो 13 अप्रैल को होगी। इसमें दोष पर स्टे के लिए आवेदन है, कोर्ट मान जाए तो सदस्यता बहाल होगी और संसद सदस्यता बहाली के लिए जरूरत इसी बात की है कि ये जो राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया ना, इस पर उनको स्टे मिले, कन्विक्शन पर। अब रौनक कुकरे हमारे साथ मौजूद हैं। रौनक, तो राहुल गांधी को थोड़ी राहत और थोड़ा सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि संसद सदस्यता बहाल होगी या नहीं, क्योंकि अगली तारीख 13 अप्रैल। जी बिल्कुल, 13 अप्रैल को इस बात का फैसला जो है लगभग स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही कोर्ट तुरंत फैसला सुनाता है या कुछ दिन इंतजार करने के बाद फैसला सुनाता है, ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आज थोड़ी राहत राहुल गांधी को जरूर मिली है क्योंकि उन्हें रेगुलर बेल कोर्ट ने दे दी है। लेकिन जो मामला, जो कन्विक्शन का मामला उनके ऊपर चल रहा है, उस कन्विक्शन के मामले पे अब अगली सुनवाई जो है वो 13 अप्रैल को होगी। तो मुख्य तौर पर कुछ दिन का और इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य तौर पर आज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ पूरे कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े ऐसे नेता राहुल गांधी के साथ सूरत में नजर आए, वो ये बात दिखाने की रोमाना कोशिश कांग्रेस पार्टी करती हुई दिख रही थी कि जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ते हुए दिख रहे हैं, जो मुद्दे वो लगातार, फिर गौतम अडानी का मामला हो या बीजेपी को घेरने का मामला हो, उसके साथ कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ राहुल गांधी के पीछे खड़ी है। और यही आज ये बहुत शुक्रिया रौनक कुकरे आपका। बिल्कुल जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है कि वो इस लड़ाई को 2 मोर्चों पर लड़ रही है, एक तो अदालती मोर्चे पर और दूसरा सड़क पर उतरकर। और इसी वजह से सूरत कोर्ट में कांग्रेस नेताओं का आज हुजूम देखने के लिए मिला राहुल गांधी के साथ साथ। कौन कौन साथ में थे? 3 मुख्यमंत्री साथ में थे, जिसमें भूपेश बघेल भी, अशोक गहलोत भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ नजर आए। राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी लगातार नजर आ रही थी। दिल्ली से ही भाई के साथ निकली, हवाई जहाज में बराबर की सीट पर बैठी हुई नजर आई, फिर सूरत कोर्ट में अपने भाई के साथ नजर आई और कोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जमावड़ा। आइए जल्दी से कुछ ग्राफिक्स अब आपको दिखा देते हैं। ये वो बड़े चेहरे, कांग्रेस पलटन 24 के लिए क्या शक्ति प्रदर्शन? सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी के साथ देखिए किस तरीके से 3 कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो सूरत में नजर आ रहे थे, बहन प्रियंका गांधी साथ में नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, हरीश रावत, पवन बंसल, रघु शर्मा, जगदीश ठाकुर, अमित चावड़ा, ये तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के जो सूरत में मौजूद थे। हम जल्दी से लिए चलते हैं आपको, मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त मौजूद है। आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं अकील खान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दीपक झा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं इस वक्त। बहुत स्वागत आप सभी का। तो सबसे पहले मुझे लगता है दीपक से ही जानना चाहिए, ये कानूनी लड़ाई लड़नी थी तो शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्या थी? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। हाँ। इसमें शक्ति प्रदर्शन की क्या बात है? अगर आपको थाने जाना है, पुलिस स्टेशन जाना है, आपके साथ 4 लोग जाते हैं कोर्ट में, तो घर की बात है, परिवार की बात है। तो मुद्दे भाजपा के लिए कम है। भाजपा आज सवाल उठा रही है कि इतने तामझाम के साथ क्यों? भैया, राहुल गांधी अपनी बहन के साथ जा रहे हैं, पार्टी नेताओं के साथ जा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे, तो क्या मोदी जी को साथ ले जाएं? मोदी जी तो भोपाल जाते हैं, बनारस जाते हैं तो रोड शो करते हैं, बिना मतलब की जनहानि करते हैं, धन हानि करते हैं,
अच्छा देखिए, मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका जल्दी से परिचय करा देते हैं। एक तो अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और दूसरा हमारे साथ ऋतु जायसवाल, आरजेडी प्रवक्ता, वो भी इस वक्त मौजूद हैं इस शो में। तो मुझे लगता है पहले जरा अखिलेश जी का रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी को ले आइए स्क्रीन पर। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। अखिलेश जी, बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि साहब ये नौटंकी क्यों? मामला अदालती कार्रवाई का, राहुल गांधी चले जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पूरा का पूरा तामझाम लेकर जाना, 3 चुने हुए प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सभी कद्दावर नेता, सर ये इतना शोर शराबा क्यों? नहीं, डरी हुई है बीजेपी, बहुत बुरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि इनके यहाँ तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री को फ्रेम में भी नहीं आने देते हैं, इसलिए इनको परेशानी होती है। गाड़ी में भी नहीं बिठाते हैं, मुख्यमंत्री पीछे पीछे भागता है प्रधानमंत्री की गाड़ी के। तो ये डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल जी के प्रश्न यथावत बने हुए हैं। दो पहलू है, एक है कानूनी, दूसरा है जो राहुल जी के सवाल हैं, जो देश के सवाल हैं, जो विपक्ष के सवाल हैं, अभी तक उसके जवाब नहीं आ रहे। सवाल करने पे सदन में माइक म्यूट कर दिया जाता है, सदन म्यूट कर दिया जाता है, सदन की कार्रवाई को स्पंद कर दिया जाता है, पोस्टर चिपकाने पे एफआईआर लिख दिया जाता है, कविता कह देने पे नोटिस हो जाती है, सवाल कर देने से पत्रकारों को जेल हो जाती है, कोई भी और सवाल कर दे सरकार से हो तो तुरंत खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी, चीनी, नक्सल, इन सब चीज़ों से नवाज दिया जाता है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की, चाहे नौजवानों की, चाहे महिलाओं की। तो ये जो तानाशाही है इस देश में, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, उसका सवाल अभी भी उसी तरह अनुत्तरित है। वो सवाल कांग्रेस को या देश को चाहिए, और उस सवाल से बीजेपी बच नहीं सकती है। मैं लिए चलती हूँ ना आपकी बात। आरपी सिंह साहब हमारे साथ यही स्टूडियो में मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, बीजेपी डर गई है क्या? कांग्रेस तो पहले ही कह रही थी कि साहब वो इस लड़ाई को दो मोर्चों पर लड़ेगी, एक न्यायालय में, दूसरा जनता के बीच सड़क पर। तो वही काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मुझे आज की जो कांग्रेस की जो पूरा घटना चक्र हुआ, मुझे एक ही बात कहनी है, बदजुबानों की निकली थी बारात, जिसमें सबके सब जमा हो गए। एक बदजुबान आदमी है जिसको ये नहीं पता कब किसको क्या कहना। और मैं तो दंग हूँ कि क्या गहलोत साहब भी इसी बदजुबानी का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री हिमाचल सुक्खू जी भी इसी बदजुबानी का हिस्सा बनना चाहते हैं? और जो बघेल साहब है वो भी इसी बदजुबानी का हिस्सा है, क्योंकि वो ये कह दें कि हाँ कि हम ओबीसी के प्रति इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे, या ओबीसी हमारे लिए इसी तरह चोर हैं या उचक्के हैं, इसी प्रकार की भाषा रहेगी उनकी, यही नजरिया उनका। तो इससे पहले भी लोग गए हैं। सर, सवाल तो ये है ना, लेकिन यहाँ पर ओबीसी है कौन? वो नीरव मोदी और ललित मोदी जिनका जिक्र किया जाता है, एक मारवाड़ी समाज से आता है, दूसरा जैन समाज से आता है। तो क्या बीजेपी ओबीसी पिछड़े समाज को गुमराह कर रही है ये बात कहकर? मैं निवेदन करूंगा, आप कृपा कर किसी अच्छे वकील को हायर करिए, पैसे मैं दूंगा, आप कोर्ट चले जाइए, और कोर्ट से जाकर ये जो गुहार आप मेरे आगे मुझे कह रहे हैं, ये कोर्ट के आगे कहिए, ये सब गुहार कोर्ट के आगे लगाएगी। उसके सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला लिया कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सबके सब चोर मोदी के होते हैं, तो जो भाषा इस्तेमाल की वो सिर्फ नीरव मोदी या उनके ललित मोदी के लिए नहीं, वो सबके सब मोदी के लिए। एक सेकंड सर, उन्हें बोलने तो दीजिए ना। आ जाऊंगी आपके पास, इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको? आरपी सिंह साहब अपनी बात पूरी कीजिए। तो क्या कि वो जो सबके सब मोदी को चोर बोला, उस कारण से दिक्कत है। और जिसको कष्ट था वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाकर कहा कि मैं गया, एक मिनट, और वो ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं, अब वकील खान साहब को सुन लीजिए, आप सुनिए जरा। आइए वकील खान साहब। बीजेपी के कितने लोगों ने ये बात कही और कितनी बार कही है कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं? क्या एक्शन लिया है बीजेपी ने? बीजेपी इस देश की सरकार चला रही है, उनकी जिम्मेदारी है। किसने दिया ऐसा बयान कि सारे कितने? क्या बात कर रहे हैं मैडम, क्या बात कर रहे हैं? कितने इवन जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से बोला गया है, आपके बीजेपी के कई नेताओं ने बोला है, पूरे आपके न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, कितना मतलब सब जगह बोला गया है, ये बात बोली गई है। ये नाम लेकर बोल, हिम्मत हो तो आप कृपा करके किसी एक का नाम लेकर बोले। सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। अब आपने बात जो है वो कही है जो आप कहना चाह रहे थे। तो मतलब सेंस बात का यही है ना कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं और कोई नहीं होते। ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन? मोदी जी तो मतलब जो ओबीसी के लिए बोला, ओबीसी तो है ही नहीं। वो मोदी बात से है कि साहब पिछड़ों के सम्मान की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के सम्मान के वक्त क्यों सब चुप हो जाते हैं? आइए सर जी। देखिए, ये बात तो हमें आपको याद होगी कि कोरोना के समय में मुस्लिम मतलब आतंकवादी हैशटैग चला करता था, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। कोरोना से जोड़ के दिखाया जाता था टीवी चैनल्स में, इसमें तो अदालत के भी आ गए कि टीवी चैनल्स ने भी हेट फैलाए।
तो ये सारी बातें हैं, इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अभी का जो मुद्दा है कि राहुल गांधी वहां शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस पर शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रही, वहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी। न्यायालय की एक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन रोमाना जी राजनीति की भी एक प्रक्रिया है। और राजनीति, अगर कांग्रेस को विश्वास है कि राहुल गांधी गलत नहीं है तो वो ये तो मैंने सवाल पहले ही पूछा कि भाई कांग्रेस तो कह चुकी है कि वो इस लड़ाई को 2 मोर्चों पर लड़ेगी, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी डर गई है, इस वजह से इस तरीके के हमले कर रही है कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन को लेकर। देखिए, कांग्रेस की भीड़ पर बीजेपी का हमला, कानूनी लड़ाई में भीड़ क्यों, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू ने इसे राहुल का ड्रामा करार दिया। वो कह रहे हैं अदालतों को हथकंडे से फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं किरण रिजिजू। सूरत कोर्ट में कांग्रेस नेताओं का हुजूम, इस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया। भारत के इतिहास में कोर्ट के ऊपर इस तरह का दबाव किसी नेता, किसी दल ने आज तक नहीं किया। एक आदमी, एक परिवार, दल से ऊपर और देश से ऊपर, ये कोई हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा चित्र नहीं है। और राहुल गांधी जिस तरीके से जो कर रहे हैं कि कन्विक्शन होने के बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, अगर आप कोर्ट में अपील करना है, कोर्ट में माफी मांगना है, तो जब आपका ट्रायल चला था उस समय क्यों नहीं किया? अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। मुझे लगता है अखिलेश जी के पास जल्दी से चलते हैं। अखिलेश जी, आप कह रहे थे बीजेपी डर गई है, बीजेपी कह रही है कि साहब ये इस भीड़ को दिखाकर अदालत को डराने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। अखिलेश जी आइए। रोमाना जी, देखिए, दुर्भाग्य से हम लोग को बड़ी सबको शर्मिंदगी है कि रिजिजू जी हमारे देश के विधि मंत्री हैं। वो क्या करते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोलते हैं, इस देश की लॉ व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हैं, अनेकों बार बोल चुके हैं। उसके बाद अभी बीच में नहीं, डरो मत, बीच में नहीं, डरो मत। ये तो और अभी इन्होंने कुछ दिन पहले यहां तक बोल दिया एक कॉन्फ्रेंस में कि ये जो रिटायर्ड जज हैं ये भारत विरोधी गैंग में शामिल हो गए। इनसे जो भी अदालती फैसले असहमत हो गए, जो भी जज असहमत हो गया या जो भी रिटायर्ड जज असहमत हो गया, उसके प्रति ये क्या क्या धमकियां देते हैं। ये हमारे देश के विधि मंत्री हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। जिस देश का विधि मंत्री न्यायपालिकाओं को धमकाता फिरता है, दिनों धमकाते हैं। तो आरपी सिंह साहब, एकजुटता कांग्रेस पार्टी की है, तो फिर वो डराना धमकाना ऐसा क्यों लग रहा है आपको? विधि मंत्री, तीन मुख्यमंत्री, पूरी सरकारें, पूरा तामझाम लेकर एक बदजबान आदमी जाएगा तो वो दबाव नहीं तो और क्या है। और दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले इनके रमेश ने कहा था, इनके जयराम रमेश ने कहा था, क्या कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है। इसी प्रकार जब इस कोर्ट का फैसला आया तो बोले कोर्ट तो ये इन्फ्लुएंस्ड है। आज उसी कोर्ट के आगे जाकर आप गुहार लगा रहे हो, कल तक तो कह रहे ये कोर्ट इन्फ्लुएंस्ड है। तो इनको तो कोर्ट में यकीन नहीं है, अफसोस है कि ये कब कहा हमें यकीन नहीं है भाई, ये कहां झूठ बोल रहे हो? ये दिक्कत है। ये कब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है? कोर्ट को धत्ता बताते हैं, कोर्ट पे विश्वास करते नहीं, वो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं और कोर्ट पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। हालांकि कोर्ट दबाव में आने वाली नहीं है, परंतु अपनी तरफ से कोशिश है। नहीं तो ये बताएं क्या ये तो बीजेपी को नजर आ रही है ना, बीजेपी को नजर आ रही है कि कांग्रेस कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कह रहा है कि साहब हम सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं हमारे नेता के साथ। राजनीतिक दल है तो जाहिर सी बात है सड़क पर तो उतरेंगे ही। राहुल गांधी को लेकर यह खबर आपने देख ली। अब द ग्रेट पॉलिटिकल वॉर 2024 में मैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूं और यह खबर बिहार से है, जहां हिंसा के बीच सियासत तेज। जेडीयू ने बीजेपी को बड़का झुट्टा पार्टी बताया। अमित शाह के 2024 वाले सरकार पर तंज, 2024 में बीजेपी का 2015 वाला हाल होगा। बिहार में हिंसा के बीच सियासत तेज है। जेडीयू ने बीजेपी को बड़का झुट्टा पार्टी करार दिया है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक से किस तरीके से आर पार बिहार जिस तरीके से सुलगा, उसके बाद जेडीयू वर्सेस बीजेपी देखने के लिए मिल रहा है बिहार में। बिल्कुल रोमाना, देखिए जेडीयू वर्सेस बीजेपी यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ में ये नैरेटिव आगे बढ़ रहा है। यहाँ जिस तरह से अमित शाह आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, जो उन्होंने बातें कही, उन्होंने ये क्लियर कहा कि
कि नीतीश कुमार के साथ में अब बीजेपी का रिश्ता खत्म हो चुका है, अब उनको बीजेपी अपने साथ नहीं लेगी। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को इसी नैरेटिव से जोड़ा जा रहा है, और ये सारा नैरेटिव 2024 के लिए आप यूँ कह लीजिए कि बिल्डअप हो रहा है। और 2024 में यहाँ पर बीजेपी को क्लियर लगता है कि अगर वो जेडीयू को सीधा टेक ऑन करेगी तो आरजेडी, इसलिए चूंकि वो जंगल राज की बात करते हैं, जेडीयू की बात करते हैं, तो आरजेडी भी साथ में इस पूरे फ्रेम में आ जाएगी। और कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, और उधर से जेडीयू आरजेडी की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। आप यूं समझ लीजिए कि अभी ये जो सासाराम और यहाँ नालंदा में जो घट रहा है, इस सब में भी 2024 की तस्वीर, उसकी झांकी दिखाई दे रही है। रोमाना, शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हिंसा पर बिहार के वित्त मंत्री का बड़ा बयान आ गया है। बिहार में दंगा होने से ही साफ इनकार कर रहे हैं वो। अमित शाह के बयान को मर्यादा तोड़ने वाला बयान करार दिया जा रहा है उनकी तरफ से। विजय चौधरी कह रहे हैं यहां सिर्फ एक मॉडल चलता है बिहार में, और उस मॉडल का नाम है नीतीश मॉडल। आने की कोशिश की गई है जो सरकार की सख्ती से नहीं होने दिया गया। सस्ती लोकप्रियता की भाषा के अलावा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग तो नीतीश मॉडल पे चलते हैं। इस मॉडल में बिना उल्टा लटकाए आपसी प्रेम सौहार्द पैदा करके दंगा होने नहीं दिया जाता। तो नीतीश कुमार की जरूरत महसूस करते हैं। किस तरह की जरूरत है? बिना उनके जीत नहीं पाएंगे। यही बात है ना, यही अर्थ है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान ऋतु जायसवाल, प्रवक्ता हैं, आरजेडी की जुड़ गई हैं। ऋतु जायसवाल जी, ये बिहार जो सुलग रहा है, इसके पीछे क्या आपकी महागठबंधन की सरकार की तुष्टीकरण की नीति जिम्मेदार है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये बीजेपी की बौखलाहट है। जिस तरीके से इन्होंने सपने में भी सोचा नहीं था कि ये एनडीए का गठबंधन टूटेगा और महागठबंधन बनेगी और एकाएक जो सत्ता उनके हाथ से खिसकी, तो उसकी बौखलाहट है। और आपको पता है कि बीजेपी किस हद तक जो है, जब भी इलेक्शंस होते हैं, किस हद तक वो गिरती हैं, चाहे वो दंगे की राजनीति हो, धर्म की आड़ में दंगे की राजनीति हो, या किसी भी विपक्ष के पीछे सीबीआई या ईडी को छोड़ने जैसा काम हो, यहाँ तक कि फोन टैपिंग तक करवाने का, इस हद तक बीजेपी गिर चुकी है सिर्फ सत्ता में आने के लिए। वो इतने अहंकारी कि सारे आरोपों के कटघरे में आप बीजेपी को खड़ा कर रही हैं, पर सुबह शाम महागठबंधन जिस नीतीश मॉडल की तारीफें करता है, वो नीतीश मॉडल क्या कर रहा है? आखिरकार बीजेपी को इतनी खुली छूट कैसे दे दी आपने कि वो इस तरीके से हिंसा करा दे? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा आप। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और 5 अप्रैल तक बिहार विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। बीजेपी ने हिंसा पर चर्चा की मांग की। सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायकों का हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद सदन से बाहर आकर विधानसभा परिसर में भी बीजेपी विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। और इस सबके बीच अब कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। ले आइए ग्राफिक्स क्या है। मिशन 24 टारगेट तेजस्वी नीतीश, बीजेपी की कोशिश तेजस्वी नीतीश के बीच मतभेद की नींव पड़े, ये है बीजेपी की कोशिश। इतना ही नहीं, तेजस्वी को भ्रष्ट सिद्ध करने की कोशिश होगी। ये बीजेपी का प्लान है जो जानकार बता रहे हैं, जिसके आधार पर ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। नीतीश कुमार के सुशासन टैग को प्रभावित करना, यह कहा जा रहा है। मोदी के नाम पर बिहार की सत्ता को साधने की एक कोशिश माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से की जाएगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश तेजस्वी को फेल बताएगी बीजेपी, और विकास के दावों पर जनता के मूड को बदलने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। नीतीश तेजस्वी के गठबंधन को ठगबंधन बताने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और ये तमाम कोशिशें इस वजह से, क्योंकि अगर बिहार की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, जातीय समीकरण के लिहाज से महागठबंधन का पलड़ा इतना भारी है आरपी सिंह साहब कि बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं। इसी वजह से ये बीजेपी का बिहार को लेकर प्लान। अब ये फेल वो हो, कत्ल भी वो करें और फिर आप हम पे भी इल्जाम लगाएं। सरकार चलाने में फेल हो गए, वहां पर दंगे हो रहे हैं, दिख रहे हैं। कुशासन बाबू को पता नहीं, लेना नहीं देना। वो कहते हमारे तो दंगे हुई नहीं, अभी उनके मंत्री कह रहे थे या उनके सरकार के नॉमिनी कह रहे थे हमारे तो दंगे हुई नहीं, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। वहाँ पर लोगों को हत्याएं हो रही है, लोग मर रहे हैं, दिख रहा है कि कैसी स्थिति है। टारगेट कर कर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप बोलो कि सब ठीक है तो बिहार की जनता फैसला कर लेगी। और एक गलतफहमी में रहना मत कि गठबंधन लोग ये देखेंगे कि कौन डिलीवर करेगा, कौन ऐसा है जो जमीन पे डिलीवर करेगा और कौन भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ है। ये जो आने वाला 2024 का चुनाव है,
ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ है। और जो आरजेडी का परिवार है वो पूरी तरह भ्रष्टाचार और परिवारवाद में लिप्त है। वो परिवार के नाम पर ही भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, तो दीपक, कुल मिलाकर वो नीतीश मॉडल, सुशासन बाबू, कम से कम ये तमगे तो अब उठाकर कोने में रख देने चाहिए। देखिए, ये ईमानदार लोग थे ना, ये भ्रष्टाचार को दूर करने थे, नहीं धर्म की राजनीति करने नहीं आए ना। तो बोलते ना कि महाराष्ट्र में दंगे नहीं हो रहे हैं, भाई गुजरात नहीं जल रहा है। तो दो तरफा दोहरा चरित्र लेके जब राजनीति करेंगे सरदार जी, तो फिर देश पूछेगा सवाल आपसे कि महाराष्ट्र में तो आप मुंह बंद कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में आज मंदिर तोड़ दिया इन लोगों ने, बुलडोजर चला के मंदिर की बात करते हैं। अगर किसी अन्य राज्य में मंदिर तोड़ा जाता या उसका शिफ्ट किया जाता तो ये लोग हाय दैया हाय राम करने लगते, पूरा सीना पीट के रोने लगते। लेकिन मध्य प्रदेश में लोग मरे हैं, उन लोगों में सहानुभूति नहीं है, उनके लिए मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन मंदिर को तोड़ने का काम सबसे पहले। अरे मंदिर की व्यवस्था बढ़ाते हैं, मुद्दे मिला दिए। मुझे लगता है जरा जल्दी से अखिलेश जी का रुख कर लेते हैं। हम अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, सवाल ये कि बिहार में हिंसा हो रही है सर, और हिंसा ना हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार की है। तो फिर नीतीश बाबू अपनी जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। बीजेपी पर सारे के सारे आरोप मढ़ देने से अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं बच पाएंगे। रोमाना जी, मैं कई बार कह चुका हूं, उस दिन एक बीजेपी की वहां की सरकार बदली बिहार में, उस दिन में मैंने कहा था, और आप लोग कहते हैं जिस दिन तक बीजेपी साथ रहती है, आप और बीजेपी मतलब मीडिया और बीजेपी के लोग कहते हैं यहाँ राम राज्य है, और जैसे बीजेपी से सत्ता अलग होती है रातों रात वहाँ जंगल राज आ जाता है। ये नई बात नहीं है, ये एक परसेप्शन है मोदी जी का और गोदी जी का, वो चलता रहता है। कोई साथी तो इनके साथ बचा नहीं है मोदी जी के साथ। बिहार में चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, पंजाब में चले गए, राजस्थान में चले गए, सिर्फ इनके साथियों में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स यही बचा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बची नहीं है। रोमाना देखिए, डरे हुए ये हैं बीजेपी के लोग, कहते हैं डरे खुद हैं, कहते हैं कि अदालत को डरवाने का काम कर रहे हो। एक इनके बड़े नेता कह रहे हैं हम उल्टा लटका देंगे, एक इनके बड़े नेता कह रहे हैं कि हमारी सुपारी दे दी गई है, क्योंकि ये डरे हुए हैं। ये देखने के 2024 मैं लौटूंगी आपके पास। अगर दंगाइयों को उल्टा लटकाने की बात कही जाती है तो फिर इसमें हर्ज क्या है? इस पर आप जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन इस सब के बीच बिहार हिंसा पर अब तक कार्रवाई जो हुई है उसका आंकड़ा जान लीजिए। 162 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नालंदा से ही 130 गिरफ्तार हुए हैं। 15 पर एफआईआर दर्ज हुई है। नालंदा में हिंसा के दिन दुकानों तक में आग लगा दी गई थी। नालंदा में फिलहाल धारा 144 लागू है। हम उसी गगन दीवान इलाके में पहुंचे हैं, नालंदा के बिहार शरीफ के, जहां पर दंगा भड़का। देखिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड है। एक बार फिर से यहाँ पर आग लगी हुई है उसी इलाके में जहां पर दंगा भड़का था। और हमको ये देखिए फायर ब्रिगेड, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं और आग बुझाने की कवायद की जा रही है। ये यहाँ पर देखिए आग लगी हुई है, ये लाइव तस्वीरें। और गगन दीवान इलाका, ये क्या है ये? स्टेशनरी का दुकान है। दुकान है, आप ही का है? क्या नाम है आप? अनूप कुमार। कब लगा ये? अभी देख के आए तो फिर देखे लगा हुआ है, खोलने का भी गेट खोलने आए तो देखे आग लगा हुआ है। कितना देर हुआ? आधा घंटा पौन घंटा का आसपास। कहाँ थे? हम आए, खबर आई तब? हाँ। गगन दीवान इलाका है ना, यहीं तो सर बवाल यही हुआ है? हाँ, सारा बवाल यही हुआ। तो एक बार फिर से तस्वीर देखिए, दिखाइएगा ये तस्वीरें। यहाँ पर स्टेशनरी की दुकान है और इसमें आग लग गई है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, ये तो हैरान करने वाली रिपोर्ट थी जो अभी आप दिखा रहे थे। मतलब धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवाओं पर रोक है, बावजूद इसके फिर से आगजनी, फिर से आग लग रही है, फिर से हालात ऐसा लग रहा है कि जैसे हालात काबू से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? रोमाना, चूंकि यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आप ये सोचिए, ये जो इलाका है, जिस दिन यहाँ से रामनवमी का जुलूस निकला है, इसी गगन दीवान इलाके में यही सारा बलवा हुआ है। और इस स्टेशनरी की दुकान पर उस समय भी आग लगी और इसके आसपास का सब हमने देखा है, दुकानें खाक हैं। और इसी दुकान में दोबारा से आग लगती है और हम वहाँ पर गए, इतना ज़्यादा अंदर धुआं था कि फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी इस आग पर काबू पाने के लिए। और ये तब हो रहा है जबकि
144 इतना ज्यादा कड़ाई से इन्फोर्स है कि कहीं सड़क पे कोई दिख भी नहीं रहा है, तब इस तरह की चीजें हो रही हैं। यानी कि इसी बात का अंदेशा है कि शरारती तत्व इस तरह की हरकत में लगे हुए हैं। और सवाल ये कि शरारती तत्व अगर इस तरीके की हरकत में लगे हुए हैं तो फिर उन पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय तमाम जानकारी के लिए। और आइए जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। आरजेडी की ऋतु जायसवाल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ऋतु जी, आपकी सरकार है, हालात अभी तक काबू में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इसका जवाब तो आप ही को देना होगा। नहीं, बिल्कुल काबू में है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हो रही हैं लगातार। और आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगाइयों को भी सजा का प्रावधान है और अभी भी आग लग करेगी। पुलिस कानून के हवाले कर रही है। भाई यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ कंट्रोल में है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लगातार निगरानी में है, शांति व्यवस्था बना ली गई है। और मैंने बताया कि आईपीसी की धारा 147 के तहत जो है वो सजा का प्रावधान भी है। गिरफ्तारी होगी, कानून अपना काम कर रही है। तुझे आप मेरी बात नहीं समझ रही है क्या? ये दिन दहाड़े, दिन की रोशनी में, दोपहर 1 बजे धारा 144 लागू है, बावजूद इसकी आगजनी हो रही है। आप गंभीरता समझ रही हैं इस पूरे मामले की? कहीं मुझे यहाँ पे अभी किसी तरह की धारा 144 नहीं लगाई गई है। शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। आपके वीडियो नालंदा में धारा 144 लागू है मैम, और जहां धारा 144 लागू है, जहां इंटरनेट सेवाओं पर रोक है, ये वहां की तस्वीरें हैं। दोपहर 1 बजे की ये तस्वीरें हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों में हम लगातार एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। और पुलिस अपना काम कर रही है, बिल्कुल काबू कर लिया गया, कंट्रोल में है सब कुछ। अगर कंट्रोल में सब कुछ है, अगर कंट्रोल में सब कुछ है तो आग कैसे लगी? इसका जवाब कौन देगा? दंगा फैलाया है उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। नहीं, सवाल ये है कि ये क्या, इसको क्या हालात काबू में कहा जाएगा? ऋतु जायसवाल जी तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। सिंह साहब देखिए, आपने अभी बताया कि एक ही जगह पर तीसरी बार हमला हो गया और वो लगातार एक ही जगह पर हमला हो रहा, कह रही धारा 144 लगी नहीं हुई। अरे आपकी जानकारी पूरी नहीं है ऋतु जी। वहां पर धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद वहां पर दंगाई आ रहे हैं, दंगा करने लगातार, और एक ही संप्रदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सोचिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। हालांकि उसकी चिंता करनी सरकार। एक मिनट दे दो, एक मिनट आपकी बारी आई। तो वो टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, और ये सरकार वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए विफल हो गई है। और पूरे के पूरे बिहार में नालंदा, फिलहाल वाकई में इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि सरकार जो है वो अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और मैं आगे बढ़ूं अगली बड़ी खबर की, उससे पहले एबीपी न्यूज लगातार ये अपील कर रहा है कि शांति और संयम बनाए रखिए। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। अगली बड़ी खबर का अब मैं रुख करने जा रही हूं। दिल्ली और असम के मुख्यमंत्री के बीच शब्दबाण। अरविंद केजरीवाल को हेमंत बिस्व शर्मा ने डरपोक और कायर बताया। दरअसल असम दौरे पर अरविंद केजरीवाल ने हेमंत बिस्व शर्मा पर निशाना साधा था। केजरीवाल ने हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी को भी कटघरे में खड़ा किया था, उन पर भी आरोप लगाए थे। असम दौरे पर केजरीवाल का हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप, उनकी पत्नी को कटघरे में खड़ा किया, और हेमंत बिस्व शर्मा अरविंद केजरीवाल को कायर और डरपोक कह रहे हैं। हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार? केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। अरे मैं कोई आतंकवादी हूँ? हम लोग हॉस्पिटलिटी है, हम लोग अतिथि को भगवान समझता हूँ। लेकिन जब औरंगजेब असम में आया, लासित ने उनको अतिथि जैसा ज्ञान नहीं किया। तो आपने सुना किस तरीके से ये आर पार छिड़ी हुई है। हेमंत बिस्व शर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है जरा समझना चाहिए हमें। जल्दी से हम प्रेम जी का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि यहाँ असम और दिल्ली के सीएम के बीच ये जो आर पार है, इसका 24 वाला चुनावी कनेक्शन क्या है सर? बिल्कुल चुनावी कनेक्शन है। हाँ। आम आदमी पार्टी जिस किसी प्रदेश में जाती है तो आम आदमी पार्टी की मौजूदगी या उसका प्रभाव में जो विस्तार होता है उसमें इस तूतू मैमे की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गुजरात को भी याद कर लीजिए, गुजरात में भी लंबे समय तक महीने भर की लड़ाई जो है वो चली थी, तूतू मैमे चली थी। मनीष सिसोदिया जी को अब जेल भेजा जाएगा, तब जेल भेजा जाएगा, पूरा प्रकरण हुआ था। तो ये जो एक थिंक चलती है राजनीति में
कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विपक्ष को खंडित करने की एक रणनीति सत्ता पक्ष की होती है, तो उस विचार को भी बल मिलता है। ऐसी तू मैंने करके अपनी सियासी जमीन बढ़ाना चाहते हैं, पैर जमाना चाहते हैं असम में अरविंद केजरीवाल। अकील खान साहब, देखिए ये असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका रिकॉर्ड रहा है उल्टी सुल्टी बातें करने का। इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, ये तो प्रूफ है सब कुछ। अब ये बताइए, उन्हें आसाम में अगर चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्हें क्या परेशानी है? इनको डर लगता है, मोदी जी और बीजेपी को भी डर लगता है। ये मोडानी बीजेपी, आप ये कह रहे हैं मोडानी अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डर रही है, आप ये कह रहे हैं? 100% डर रही है मैडम, बुरी तरह डर रही है, और इसीलिए तो ये सब काम कर रहे हैं। बताइए, केजरीवाल से बीजेपी डर रही है, कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी से बीजेपी डर रही है। आरपी सिंह साहब, आप जवाब दे दीजिएगा, बीजेपी डर किस किस से रही है? लेकिन इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर का रुख करने जा रही हूं। पश्चिमी देशों पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये दिन की अगली बड़ी खबर है, इसके बारे में जानिए आप। दरअसल राहुल के बहाने पश्चिमी देशों पर निशाना साधा, बरसे हैं विदेश मंत्री जयशंकर पश्चिमी देशों पर। दूसरों पर टिप्पणी करना पश्चिमी देशों की बुरी आदत है, ये कहा विदेश मंत्री ने। तो राहुल के बहाने पश्चिमी देशों पर निशाना। आरपी सिंह साहब, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, जब उनके यहाँ कुछ होता है तो हम तो टिप्पणी नहीं करते। उनके जिस प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जहाँ उनके यहाँ कानून व्यवस्था जिस प्रकार बिगड़ती है, जहाँ वहाँ पर हमारी एम्बेसीज पे जिस प्रकार से हमला होता है और वो एक उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, जबकि हमारी एम्बेसी पे हमला होगा तो उसके एक्शन हम भी अब लेने लगे वहाँ पर। तो ये मैसेज देना बड़ा जरूरी है कि आप अपना घर संभालिए और जो हमारे वहाँ पर दूतावास है उनकी चिंता करिए। चिंता करना आपका काम है, अन्यथा आपके दूतावास भी यहाँ पर है और इसकी जरा चिंता नहीं करें तो उसका रिटेलिएशन भी हो सकता है। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है। और अब ये आज से 10 साल पहले का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है। हाँ। और जिसमें बड़ा स्पष्ट है कि अरे एक मिनट सर, मैं बोलूं फिर आप बोलिए, मैं तो रोका नहीं आपको। नहीं, समय मेरे पास नहीं है, आप दोनों को मैं यहीं पर रोकूंगी। तो कुल मिलाकर जो आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं 24 का कनेक्शन यहां पर भी जुड़ता हुआ कि साहब दुनिया को ये बताया जा रहा है कि ये जो भारत है वो पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, मोदी के नेतृत्व वाला ये भारत है। ऐसे में दुनिया अगर भारत को लेकर किसी भी तरीके की टिप्पणी करती है तो तोल मोल कर बोल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी और ऋतु जायसवाल जी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।